एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे। और गवर्नमेंट ने जो आपको चांस दिया है कि भाई अब तो सरकारी नौकरी ज़रूरी हो गई है, अब तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे गवर्नमेंट जॉब के ना बेनिफिट्स पहले भी कम नहीं थे, अभी 8 पे कमीशन आने के बाद में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपके अंदर ना एक एक्साइटमेंट और एक मोटिवेशन दोनों ही आ गया होगा कि अब तो हमें बस जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो उस सपने को साकार करने के लिए हम आपके लिए केवीएस का एक बैच लेकर आ रहे हैं। आपको सरकारी टीचर बनाने का मौका जो दिया जा रहा है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए हम केवीएस का बैच लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे आप केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप कर सकते हैं। आपके लिए मैं, यानी कि मेरा नाम तो मनीषा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले लेक्चर्स में, आज फिर से बता रही हूँ कि मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी साइंस की फैकल्टी हूँ। केवीएस में पीआरटी के लिए मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चा पार्टी आपको पढ़ना पड़ेगा पीजीटी और टीजीटी के लिए, तो उस टाइम पे हम आपको साइंस करवाएंगे। यानी कि साइंस में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 3 सेक्शंस होते हैं, जो कि मैं आपका कवर अप करने वाली हूँ। आज के इस लेक्चर में पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि केवीएस में क्या आपकी एलिजिबिलिटी है। ये जो है अपडेटेड हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे वैकेंसी आने के बाद में, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्लीट बैच हमारी ऐप पे मिल जाएगा, जो कि आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। इसके साथ साथ में आप यूट्यूब से भी फ्री क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। सो केवीएस के इस बैच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो लेक्चर है, ये हमारा डेमो लेक्चर है, जिसके अंदर पहले हम सिलेबस जानेंगे, एलिजिबिलिटी जानेंगे, और उसके बाद में कुछ प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। अगर आपको टीजीटी करना है, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना है, टीजीटी आप केवीएस से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एज लिमिट दे रखी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है आपको। जो भी वैकेंसी आने के बाद में अपडेटेड होंगी ना, वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। अभी ये कुछ प्रीवियस ईयर की जो आपको अभी तक वैकेंसीज आई हैं, उस बेसिस पे डेटा यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहली चीज तो एज लिमिट आपको 35 इयर्स दे रखी है। एज जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, कैटेगरी वाइज है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे 3 इयर्स का है, एससी एसटी से हैं तो 5 इयर्स का है। अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट्स या वुमेन में आते हैं तो आपके पास में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अभी ना ये गवर्नमेंट जॉब लेने के चक्कर में बहुत लोग ये इलीगल काम करते हैं कि हम झूठा सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। लेकिन देखिए, आप ऐसा मत करिएगा, बाद में आपको भविष्य में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखा है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वालिफिकेशन, कि भाई कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन से भी ज़्यादा ना यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। केवीएस की वैकेंसी आएगी, आपको सबसे पहले कंफ्यूजन तो यही हो जाएगी कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखिए बच्चा, आपके पास में क्या चीज़ आपको देखनी है कि जो ग्रेजुएशन है ना, वो 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और उसके साथ साथ में आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपने 4 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो आपने किया हो तो भी वो चलेगा, यानी कि बीएलएड भी चल सकता है। तो मेनली जो है ना, आपके पास में ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं आप, या फिर साइंस बैकग्राउंड है, बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास में साइंस का सेक्शन होगा और वो आपका मैं कवर अप करवाऊंगी। ऐसे ही आप सोशल साइंस में भी कर सकते हैं। मीन्स कि डिपेंड करता है कि आपका जो सब्जेक्ट चला आ रहा है ग्रेजुएशन में, वो कौन सा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। सीटेट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो है साल में 2 बार होता है, और ये आप करने के बाद में ही आप इस फॉर्म के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। अगर आपकी सीटेट में कहीं ना कहीं कोई लैकनेस रह गई है, अगर पेडागोजी नहीं समझ में आती, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, तो उसके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है आपके पास, जहाँ पे हम आपको सीटेट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीटेट प्रिपेयर करना है। और लास्ट ईयर जो अभी जो सीटेट का रिजल्ट आया है, जिनका दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2024 में, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर किया। आप जाके चैनल पे भी देख सकते हैं। तो आप हमें सीटेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपको सारी टीचिंग की जो प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे टीजीटी साइंस की बात यहाँ पे करते हैं। तो टीजीटी साइंस मतलब चाहे आप बॉटनी है, जूलॉजी है, ये दोनों जो है ये बायोलॉजी में आता है। ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपको इसकी नॉलेज होगी, नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा, और पता है तो आपकी रिवीजन हो रही है। तो देखिए केमिस्ट्री है, इन सब में ना आपको 3 साल की ग्रेजुएशन, मतलब जो 3 ईयर तक आपने कॉन्टिनेशन में इन सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो केवीएस टीजीटी साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो कैसे है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ये चीज़ भी तो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए केवीएस टीजीटी साइंस में एग्जाम पैटर्न जो है ना, वो आपको साइंस जो है 100 मार्क्स का दे रखा है। एक मिनट मैं आपको पेन चेंज करके बताती हूँ, क्योंकि ना ये पेन थोड़ा सा अलग कलर का हो रहा है और आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बता रखे हैं। इसके साथ साथ में आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स भी आएगा, स्टैटिक जीके जो पोर्शन होता है ना वो भी आएगा, और वो भी आपका कवर अप करवाया जाएगा इस चैनल पे। और करंट अफेयर्स तो आपके मैं ही लूँगी, तो आपको कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि क्या चीज़ नहीं करवानी। मतलब हर चीज़ ना आपको एकदम स्मार्टली पढ़ाया जाएगा, जितना आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा। उसके साथ साथ में रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है और सीडीपी है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में पैडागॉजी अगर आपका अच्छा है तो आप समझिए कि आप टीचर ज़रूर बन सकते हैं, और इसके लिए भी हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है। आप डेमो लेक्चर्स हमारे टीचर्स के यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है ये आपके पास में एग्जाम पैटर्न है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे। आपका सब्जेक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे बच्चा आपके पास सब्जेक्ट के। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चंस की वेटेज सबसे ज़्यादा होगी वो होगी सीडीपी की। फिर उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चंस है उनको कम कम वेटेज यहाँ पे दी गई है। सबसे कम वेटेज आपको रीजनिंग और कंप्यूटर की दी गई है। लेकिन कम वेटेज का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, एफर्ट्स आपको ज़रूर देने हैं, और कितना लिमिटेड पढ़ना है ये इस चीज़ के लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के बाद में। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के सिलेबस की। तो एज आई टोल्ड यू कि आपके पास साइंस वाले सेक्शन में 3 कैटेगरीज में आता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है। अब इनका सिलेबस दिखा देती हूँ मैं आपको। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो बहुत यहाँ पे ना 1 लाइनर्स आपको टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐड ऑन होते चले जाते हैं, और ऐसे करके सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जो कि आपको कवर करवाए जाएंगे। सो बायोलॉजी के सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए पहला टॉपिक जो है ना वो आता है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब ओवरऑल ना यहाँ पे आपको 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन क्या इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है, मैंडेटरी है। आपको 10th लेवल तक की जो एनसीईआरटी है, 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो आपको बहुत अच्छे से कवर अप करनी है। उसके साथ साथ में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगवाए जाएंगे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का लेवल पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कहाँ किस टॉपिक में आपकी लैकनेस है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं बायोलॉजी के सिलेबस में वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको दे रखी है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेल से मिलके ही हम लोग बने हुए होते हैं, तो कोशिका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड आता है हमारे पास में टिश्यू। टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिजम्स है। टिश्यू यानी कि उत्तक है। व्हेन आई वाज इन 10th ना और 9th तो मुझे ये टॉपिक ना बहुत गंदा लगता था। ट्रस्ट में इतना टफ लगता था, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता था। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, मैरिस्मेटिक और ये वो फलाना ढिमका, ऐसा लगता था कि मिसाइल के नाम पढ़ रही हूँ मैं। लेकिन आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ट्राई करूँगी कि ईजिएस्ट से ईजिएस्ट वे में जो मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए, यानी कंटेंट जो है ना वो बेस्ट क्वालिटी का मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन का चक्र, रिप्रोडक्शन भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन हो जाएंगी, इस वजह से इसको लाइफ प्रोसेस के नाम से बोला गया है।
उसके बाद में आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे मानिए कोई ठंडी चीज है, कोई गर्म पतीला है, उसको आपने हाथ लगाया, फट से हाथ को पीछे कर लिया, कैसे कर लिया? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरॉन सिस्टम, ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में नंबर 5 पे आता है रिप्रोडक्शन। ओके जी, प्रजनन, यानी कि जो आगे की जनरेशन है वो कैसे बढ़ेंगी, आगे की जो जनरेशन आ रही हैं वो असेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, किस तरीके की हैं, वो सब चीज़ें हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बच्चा क्या दे रखा है आपको, हेरिडिटी एंड इवेल्युएशन। मतलब जैसे आप देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, उनकी आईज का कलर आपके आईज का कलर हो सकता है, उनकी हाइट जैसे आपकी हाइट हो सकती है, आपकी फैमिली में जैसे लोग हैं ना उनके जैसे ही सिम्टम्स आपकी बॉडी में होते हैं। फिर चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे आपकी हाइट हो, चाहे आपका हेयर कलर हो, चाहे आपका आई कलर हो, और कुछ ना कुछ आपको जेनेटिकली जो है ना आपका बिहेवियर भी जो होता है वो अपने पेरेंट्स से या जो आपकी जनरेशन्स होती हैं उनसे आप में आती हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता के अंदर आती हैं। इसके अलावा आपने 10th में मेंडल का नियम भी पढ़ा होगा, जहाँ पे उन्होंने मटर के पौधे को लेके एक्सपेरिमेंट कर डाला था। तो आप देखेंगे अगर कोई फैमिली में सब बड़े बड़े हाइट के हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हाइट है, तो जो आगे की जनरेशन आ रही है उनकी हाइट भी बड़ी दिख रही है। कुछ हाइट बहुत छोटी है तो जो आगे की जनरेशन है उनकी हाइट भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हेरिडिटी है ना वही आगे, मतलब जो विरासत में चीज़ें मिलती हैं वो ऐसे ही कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे फिर उसके बाद में आता है फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो खाना है, खाद्य उत्पादन है, प्लांट से आपको खाना मिल रहा है, वीट मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, आपको बाजरा मिल रहा है, उसकी स्टोरेज, उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या चीज़ किसका सोर्स है, फूड वेब, फूड चेन, ये फलाना ढिमका, ये सब चीज़ें ना हम लोग इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आता हमारा आर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। आज का जो एरा है जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे ये जो सेक्टर है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए भी कि आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी तो आप जो गलत हो रहा है ना इन्वायरमेंट में, या हम जो गलत कर रहे हैं उसको आप रोकेंगे। ओके, सो ये पॉइंट जो है ये कुछ आपको बायोलॉजी के सिलेबस में दे रखे हैं। इसके बाद में बायोलॉजी के सिलेबस के बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम केमिस्ट्री का सिलेबस। वेल मैंने ना यहाँ पे हिंदी में लिखा नहीं है शायद से, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान होता है। यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ह्यूमंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब भी किस में आ रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उन सब की जो कंबाइंड स्टडी है ना वो हम बायोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास में सिलेबस दे रखा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। इसको क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान। तो यहाँ पे हम केमिकल्स की बात करते हैं। कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, कि यानी एक बार जो हो गया ना वो दोबारा से वापस नहीं आ सकता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप ना दूध को दही में कन्वर्ट कर देंगे, फिर चाहे जितनी साइंस लगा लीजिए, वो जो दही आपके पास कटोरे में बन के आया ना उसको दोबारा से आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या है, जहाँ पे हम इन केमिकल्स को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम रसायन को पढ़ रहे हैं, तो ये क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहला आता है मैटर, वो नहीं जो दिन के आप कई सारे निपटा देते हैं, यहाँ पे मैटर की बात करी गई है पदार्थ से। पदार्थ क्या होता है, आसपास की जो चीज़ें जिनमें अपना मास हो, द्रव्यमान हो, ये सब पदार्थ होते हैं जो कि जगह ऑक्यूपाई करें। आपने टेबल देखी, चेयर देखी, मेरी बॉटल वहाँ रखी हुई है वो देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, पदार्थ है जिसने जगह को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बाद में सेकेंड टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है, या फिर बीईसी है, यानी कि बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। यानी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, स्टेट होती हैं, टेक्सचर कैसा है, क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये ओवरऑल सब चीज़ें हम लोग मैटर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में पार्टिकल्स और उनकी बेसिक यूनिट्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हेनरी मोजले ने दी है, 118 तत्व हैं उनमें, एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी भी हम केमिस्ट्री में ही करते हैं।
कौन से तत्व का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण कैसे किया गया था। कहने को ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इतना कुछ है पढ़ने को कि ना कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं करी तो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, उसके साथ में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, अम्ल क्षार और लवण है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे सॉल्ट की सिर्फ उसकी बात नहीं करी जा रही है जो आप खाने का सॉल्ट यूज़ करते हैं, खाने का नमक अपने घर में यूज़ कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, सिर्फ उस सॉल्ट की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है। सॉल्ट में को हम लवण कहते हैं, अलग अलग एसिड बेस को मिला के सॉल्ट का निर्माण होता है। ये चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। उसके अलावा कुछ कार्बन कंपाउंड्स आते हैं। एक होता है एटम्स, इनको एलिमेंट्स को आपस में जोड़ा तो क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। छोटा सा एग्जांपल दे दूं एक, आपको मजा आ जाएगा एग्जांपल देखेंगे ना। तो देखिए, अगर हम Na की बात करें तो सोडियम हो गया, Cl की बात करें तो क्लोरीन हो गया। ये इंडिविजुअल लिखे हैं ना मैंने, तो ये क्या है, एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। इनको अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो ये क्या बना हमारे पास, NaCl बना। तो NaCl क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, इंडिविजुअल एलिमेंट है, लेकिन जोड़ के हमारे पास कंपाउंड बनता है वाटर, जो कि आप डेली पीते हैं, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना जीवन है संभव है क्या। छोटी क्लासेस में एक बुक थी, जल ही जीवन है, बुक नहीं आई मीन चैप्टर था जल ही जीवन है। कमेंट करिए कौन सी क्लास की बुक थी। अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप टीचर बनने का सपना लेके बैठे हुए ना, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे देंगे, जल ही जीवन है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे केमिस्ट्री के सिलेबस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। टीचर बनना आपका सपना नहीं हुआ तो भी तो आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, तो भी तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे हम आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट फाइनल टच रिवीजन दे रहे हैं, फाइनल प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपके रिवीजन से आपको आपके जो कंसेप्ट है पता चलेगा, कहाँ लेकनेस है, क्या चीज़ें हैं। तो सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये मैराथन चलने वाली है, और आप सबका सपोर्ट बहुत चाहिए। ये बिना सपोर्ट के ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 6 बजे जुड़ जाइएगा, रात के 10 बजे तक बस बैठे रहना एक जगह पे, खाते पीते रहना, लेकिन वो तो आप वैसे भी करेंगे, मैं नहीं भी बोलूँगी तो। और उसमें जो मेरा टाइम होगा, 8 बजे मैं आपसे मिलूंगी, सुबह 8 बजे कमिंग सैटरडे को, करंट अफेयर्स के लिए। सो करंट अफेयर्स की भी लाइव क्लास आपको लेनी है और आपको मुझे भर के सपोर्ट करना है सुबह 8 बजे। ओके, सो ये आपको रिमाइंडर डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस बता दिया टीजीटी के लिए। अब ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाती हूँ कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लसिका का गिवन में से कौन सा कार्य है, नहीं है, नहीं है पूछा गया है। लसिका जो है ये बायोलॉजी में आती है। लसिका वर्ड को ब्रेक मत करके लस्सी मत बना दीजिएगा, लस्सी का वर्ड पूछा गया। लिम्फ का आपको कार्य पूछा गया है कि कौन सा कार्य इनमें से नहीं है। तो देखिए, पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का वहन। दूसरा आता है कैरियर फॉर न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्वों के लिए वाहक है। थर्ड आता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, यानी एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। और चौथा आता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, फैट, तो वसा का अवशोषण करना। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काम लसिका नहीं करती है। लसिका का काम ये तीनों है, वसा को जो है डिसॉल्व करने का काम भी है, प्रतिरक्षा का काम भी है, इम्यून सिस्टम का भी काम है, और पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के लिए भी वाहक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ देख के ना बहुत इजी लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट में जब एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना आप लोग मसाला खिचड़ी बना के लेके जाते हैं, हमें ये होता है कि ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, और उस टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो मिक्स खिचड़ी बनती है ना एग्जाम में, तो उसकी वजह से कंसेप्ट आते हुए भी रह जाते हैं। सिंपल निंजा टेक्निक ये है कि क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और हम लोगों से जुड़ना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रूप में विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। मतलब इनमें से ना किसको पॉपुलरली नॉन एज विटामिन ई, मतलब विटामिन ई का इनमें से कौन सा नाम है। तो आपको क्या चीज़ समझनी है,
विटामिन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप होते हैं विटामिन के, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे बच्चा आपके पास में दो टाइप के विटामिन है, एक होता है फैट यानी कि वसा में घुलनशील और एक होता है वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील। तो दो टाइप के विटामिन है। यहाँ पे पूछा ये गया है आपसे कि गिवन में से विटामिन ई का जो है ना और किस नाम से विटामिन ई को जाना जाता है, टोकेफेरोल है या फिर साइनो कोबालामिन है या फिर टोकेफोरल कैल्सीफेरोल है या फिर फाइटोनोडियोन है। तो इन चारों में से विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? जब तक आंसर दे रहे हैं तब तक आप कमेंट्स में वो बता दीजिए जो मैं आपसे अभी पूछने वाली हूँ, और वो ये कि विटामिन ई जो है उसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में विटामिन ई का आपकी लाइफ में क्या यूज है वो आपको मुझे यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है टोकेफेरोल। ठीक है, ऑप्शंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, उसके लिए क्षमा माफ कर दीजिएगा आप लोग, मुझे तहे दिल से माफी है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर, एक मिनट, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टोकोफेरोल। ओके, सो विटामिन ई को और किस नाम से जाना जाता है? सो टोकोफेरोल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ना आपको पेयर्स दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे माल्टोज है, किससे मिलके बना? ग्लूकोज और राइबोज से। सुक्रोज किससे मिला? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो ऐसे करके कुछ पेयर अप्स आपको दे रखे हैं। पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में कि कौन सी जो जोड़ी है, कौन सा जो पेयर है ना वो करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है, यानी कि करेक्ट पेयर। और एक और चीज, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार नहीं वाले का आंसर ना पॉजिटिव में देके आ जाते हैं और कई बार पॉजिटिव वाले का आंसर नेगेटिव में देके आ जाता है। तो यहाँ पे सही जोड़ा पूछा गया था तो आंसर देना है, गलत जोड़ा होता तो आपका आंसर उस अकॉर्डिंग होता। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में जब हमने लसिका वाला क्वेश्चन किया था तो वहां पे नहीं पूछा गया था। आपके ऑप्शन में एक आंसर भी आपको पता होता ना, फट से टिक कर देते अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होता तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आंसर आपको तब इजीली मिलेगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए आपको पेयर्स दे रखे हैं, जैसे माल्टोज, ग्लूकोज और राइबोज का वो है कॉम्बिनेशन है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है, लैक्टोज ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का है। तो इनमें से कौन सा वाला जो पेयर है वो सही है? ये जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ शुगर होती है, जैसे फ्रूट शुगर है, जैसे मिल्क शुगर होती है। दूध भी मीठापन लगता है कि नहीं लगता आपको? और जब दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो कौन सा एसिड आता है? चलिए बताइए। ये सब चीज़ें जो है ना ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा हम लोग जो टेबल शुगर यूज़ करते हैं चीनी, वो कौन सी चीनी होती है? तो ये सब टाइप ऑफ शुगर जो है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है केवल बी, केवल बी, यानी कि जो सुक्रोज है वो किसका मिक्सचर है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस आप सबको? चलिए बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ केमिकल प्रॉपर्टी? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा जो कथन है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है फिजिकल यानी कि भौतिक गुण, और एक होता है हमारे पास में केमिकल यानी कि रासायनिक गुण। ये दो टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो कि रिवर्सेबल इन नेचर होती है। जैसे मानिए ये पेन है, मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, ऑप्शन चॉइस है मेरे पास कि मैं उसको जोड़ सकती हूँ। कोई भी चीज़, अब फैन है चल रहा है, उसको ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन कर सकते हैं। तो फिजिकल का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ आपको दिख रही है और दूसरा आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रिएक्शन जैसे गई वो वैसे ही वापस आप लोग कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन ना, तो वहां पे ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक परिवर्तन में दिक्कत ये आती है कि जो चीज़ एक बार चेंज कर दी तो उससे आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, पुरानी चीज़ वापस नहीं मिलेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ को जला देते हैं तो जलाने के बाद में आपको राख मिल रही है, उसका पाउडर मिल रहा है, एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, वो चीज़ वैसी नहीं मिलेगी। सपोज आपके पास में एक वुड की चेयर है, आपने उसको जला दिया, पहले क्या थी? चेयर थी।
जला दिया तो क्या मिला, राख मिली। अब राख को वापस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का आंसर आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे ये है कि मोस्टली जलाने वाली, कंबशन, दहन वाली जो चीजें होती हैं वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। अब इतनी स्मार्टनेस आप सब में, आंसर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन कहता है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म गैस, यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रही है, गैस का। गैस का निर्माण हो रहा है तो ऐसे ही तो होगा नहीं, फ्लेम्स होंगी यानी कि हीट जनरेट होगी, और हीट कहीं ना कहीं जलाने से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन का आंसर तो फर्स्ट ही हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट डिजॉल्व्स इन एल्कोहल, एल्कोहल के नाम से आंखों में चमक तो आई होगी आप सबके। वैसे ना अभी ये सब मत सोचना कि मैं क्यों हंसने लग जाती हूँ, मुझे नहीं पता, अल्कोहल के नाम पे मुझे हंसी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आंखों में चमक तो आप लोगों के भी आई होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है डिजॉल्व्स इन अल्कोहल, मतलब ये जो है ना अल्कोहल में डिजॉल्व हो रहा है। कोई चीज का घुलना केमिकल नहीं हो सकता। इट फॉर्म्स अ वॉयलेट कलर्ड गैस, तो वो कैसे कलर की गैस बना रहा है, वॉयलेट कलर की। ओके, फिर नेक्स्ट आता है इट क्रिस्टल्स आर द मेटालिक ग्रे, तो जो उनके क्रिस्टल्स है वो कैसे है, मेटालिक ग्रे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल प्रॉपर्टी को एक्चुअल में डिफाइन कर रही है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। वैसे तो आपको आंसर सारे ही सही लग रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन आपको एक सटीक, प्रॉपर सटीक आंसर पे जाना है, तो वो कौन सा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, अभी हमने कई देर से टीजीटी 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 की बात कर ली, अब बात करते हैं पीजीटी की, यानी केवीएस की दूसरी वैकेंसी। पीआरटी की भी वैकेंसी आएगी, उसके बारे में डिटेल लेक्चर में आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ईवीएस बाय मनीषा मैम, मेरा नाम मनीषा है, तो आप वहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी। पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। एक तो ना मुझे बार बार ये कलर बहुत चेंज करना पड़ रहा है। पीजीटी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 इयर्स की एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जनरल से हैं आप, तो बाकी जो अदर कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये आपको कंटेंट दे रखा है, ये डेटा दे रखा है। वैकेंसी आने के बाद कुछ भी ऐसा अपडेट होगा जो आपको नहीं बताया गया होगा, वो ज़रूर हम आपको समझा देंगे कि क्या कुछ नया चेंज उसमें आया है। बाकी वैकेंसी का जैसा आप लोगों को वेट है, उतना ही बेसब्री से हमें भी वेट हो रहा है कि बस जल्दी से वैकेंसी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए आपको कुछ जो एज रिलैक्सेशन है वो दे रखा है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि ये जो केवीएस की बातचीत अभी चल रही है ना, इसका कंप्लीट बैच आप हमसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस इसके लिए रखा गया है, ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। आपको इसमें हर चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस हम लोग देंगे, मेंटोर से आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करी गई है, ये कि क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो क्वालिफिकेशन ही होती है, कि समझ ही नहीं आता कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे क्या है, सीटेट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएट हो, बीएड हो, मास्टर्स हो, ये ज़रूरी है। मतलब आपके पास में जैसे हमने टीजीटी का पढ़ा था, तो जहाँ पे मास्टर्स की कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया गया था, है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको पीजीटी करना है तो आपके पास मास्टर्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बाकी आप बॉटनी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट्स आपके रहे हो तो ही आप साइंस में जो है पीजीटी कर सकते हैं। पीजीटी अगर आप करेंगे तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा, जैसे आप बायोलॉजी ले रहे हैं, आप केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, आपकी चॉइस कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। सो ये चीज़ आपको देखनी है। पीजीटी का जो सब्जेक्ट होगा उसकी वेटेज होगी 180 मार्क्स की। कितनी होगी? 180 मार्क्स की। हमने जब टीजीटी पढ़ा तो उसमें 100 मार्क्स की वेटेज देखी थी, लेकिन हम पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे आपको 180 मार्क्स की वेटेज दे रखी है, ये आपको याद रखना है। और जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो कितना है, 100 मार्क्स का होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए पीजीटी में बायोलॉजी के सिलेबस की बात करी गई है।
पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है देखते हैं। बायोलॉजी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और एक चीज़ और, ये सिर्फ 10th बेस तक नहीं है कि 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ी और वाह जिंगल लाला हो जाएगी लाइफ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, अप टू 12th भी आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। काफ़ी सही आपके कंसेप्ट होंगे, काफ़ी सही आपकी नॉलेज होगी ना, तो जाके आप इस पेपर को निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और कंपटीशन बहुत है तो एफर्ट्स भी आपको उस लेवल पे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला टॉपिक आपको दे रखा है लिविंग वर्ल्ड, ये आएगा आपसे। दूसरा पूछा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तीसरा प्लांट किंगडम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एनिमल किंगडम है, दोनों हम साथ पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। डिफरेंसेस भी पढ़ाऊंगी, की फैक्ट्स भी पढ़ाऊंगी, हर चीज़ आपकी इसमें इंक्लूड करी जाएगी। उसके बाद में आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एनाटमी फ्लावरिंग प्लांट्स की। एनाटमी का मतलब क्या होता है? शारीरिक रचना। ह्यूमन बॉडी में भी ना एनाटमी होती है। एनाटमी एक ब्रांच है जहाँ पे हम शारीरिक रचना को पढ़ते हैं, जैसे आपकी फिजिक कैसी है, स्केलेटन तो है, कितनी हड्डियां हैं, कोई टूटी फूटी तो नहीं है, ये सब चीजें एनाटमी में आती हैं। उसके बाद में देखिए सेल तो पढ़नी ही पढ़नी है, आप चाहे पीजीटी करें टीजीटी करें, आपको सेल तो पढ़ना ही। सेल से पीछा आपका कहीं से कहीं तक नहीं छूटेगा, तो कोशिका इज मैंडेटरी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में सेल साइकिल और सेल डिवीजन आपको पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक्स है, खत्म नहीं हुए हैं, अभी बने रहिएगा लेक्चर में, अभी शो जारी है, अभी जाना नहीं है। आगे देखिए बहुत से और भी आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब यहाँ पे ये मत कह देना मैम ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, सन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, हो गया इतने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, हाँ जी लेते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पौधों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपको ह्यूमंस के बारे में तो पता होगा, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे कि रेस्पिरेशन जो है ना वो प्लांट्स में कैसे होता है। इसके अलावा ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, मतलब सांस लेना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। प्लांट्स में ऑपोजिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं हमारे लिए। तो ऐसे इनडायरेक्टली वे में हम प्लांट्स पे डिपेंड है और प्लांट्स हम पे डिपेंड हैं। तो ये चीज़ें जो है ब्रीदिंग में आती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आती हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट आपको दे रखा है बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन, ये हम पढ़ेंगे, मतलब ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व में पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा जो पौधे हैं पानी जड़ में डाल रहे हैं लेकिन पूरे पौधे में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा किया है आप लोगों ने कि पौधे में ऊपर से पानी डाल रहे हैं कि चलो ठीक है ऊपर तक टिप तक जाना चाहिए पानी, क्या किया है कभी ऐसा? देखिए आप ऐसा कर लीजिए, लेकिन वाटर जो उनमें रूट्स में एब्जॉर्ब होता है वही ऊपर जाता है जाइलम के थ्रू, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर आप ऐसा करते हो ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उस पेड़ पौधे की सफाई में लगे हुए हैं, और ये भी एक अच्छा काम है, पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। I'm so sorry। उसके साथ साथ में लोकोमोशन और मूवमेंट भी आपके लिए ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करना है। अभी भी ख़त्म नहीं हुए क्योंकि 12 तक की बात चली गई है ना, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा टॉपिक जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये सारे टॉपिक्स हैं। ह्यूमन हेल्थ है, डिजीज़ है, ऑर्गेनिजम्स है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। सिंपल सी चीज़ क्या करिएगा, टेलीग्राम पे ना ज्वाइन करिएगा हमें। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सिलेबस की पीडीएफ भी मैं आपके लिए वहाँ अपलोड करवा दूंगी। आपको झट से जाके प्रिंट निकालना है और बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं देने हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अब फाइनली हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सिलेबस ऐसे आ रहा है, तो उससे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ कि क्या पैटर्न आपका एग्जाम में रहता है। आपके पास ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो डिटेल वीडियो है ना वो भी मैं लेके आऊँगी जब आपकी जैसे वैकेंसी आ जाएगी ना, कि आपको हर सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, सब मैं आपको बता दूंगी। अभी कुछ एग्जाम रिलेटेड पैटर्न देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्लूड लेबर और चाइल्ड बर्थ इन ह्यूमंस। तो निम्नलिखित में से ना कौन सा जो हार्मोन है वो मानव में प्रसव या शिशु के जन्म को क्या करता है, प्रेरित करता है।
तीन ही हॉर्मोन्स मैंने आपको दे रखे हैं, तीनों में से बताइए ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, सेम ही नाम से इसको जानते हैं, ऑक्सीटोसिन को हिंदी में भी ऑक्सीटोसिन ही आप बोलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन को भी आपको प्रोजेस्टेरॉन ही बोलना है। तो यहाँ पे कौन सा जो हार्मोन है वो लेबर और चाइल्ड बर्थ को ह्यूमंस में इंक्लूड करता है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीटोसिन। क्या होगा इसका आंसर बच्चा पार्टी, ऑक्सीटोसिन होगा। आपको मेरा ऐसे बोलना बुरा तो नहीं लग रहा, प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, सो आंसर क्या है, ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और सॉरी नेक्स्ट सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है फिजिक्स का। अभी हमने बायोलॉजी का सिलेबस देखा था, पैटर्न देख लिया, अब इसका देखते हैं हम लोग फिजिक्स का। फिजिक्स ना जब साइंस की बात आती है तो फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगती है उनको जो सिर्फ रटना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट्स की बात आ जाती है, इसलिए थोड़ी सी टफ आपको ये लग सकती है, लेकिन इजी लगेगी क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी। आपको डिटेल में ना मतलब पढ़ाने की गारंटी मेरी है, बस आपको उतने एफर्ट्स देने पड़ेंगे जितना मैं बोलूँगी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए सिलेबस देखते हैं फिजिक्स का। जो टीजीटी का सिलेबस आपको दे रखा है वो क्या क्या टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं, बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, फिजिक्स में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको ये पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक आता है मोशन यानी कि गति। यहाँ पे मोशन का मतलब हो गया गति, यानी कि कोई भी चीज़ का घूमना। मैं यहाँ से वहाँ मूव कर रही हूँ, ये भी मोशन है, और टाइम चल रहा है, ये भी मोशन है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं, ये भी मोशन है। सन का ईस्ट से निकल के वेस्ट में जाना भी क्या है, मोशन है। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ मोशन, गति क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग मोशन में पढ़ेंगे। मोशन के बाद में सेकेंड आता है हमारे पास में फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, मतलब बल और न्यूटन के जो नियम है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्ड नंबर पे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। उसके अलावा फ्लोटेशन पढ़ना है। फ्लोटेशन का मतलब क्या है, तैरना। तैरते कैसे हैं आप लोग यहाँ पे आपको आर्किमिड्स का प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बायंसी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़नी है। उसके बाद में साउंड यानी कि ध्वनि, जैसे कुछ साउंड आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, सुनने में मज़ा आता होगा, कुछ आपको बहुत इरिटेटिंग लगते होंगे। जैसे हो सकता है मेरी आवाज़ आपको इरिटेटिंग लग रही हो क्योंकि मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। यहीं अगर इस आवाज़ में मैं आपको गुड न्यूज़ दे रही होती कि आप लोगों की जॉब लग गई है तो शायद आपको खुशी मिल रही होती। तो साउंड डिपेंड्स कि आपको कैसा लगता है सो सॉरी इसके अलावा साउंड के सोर्सेज भी हम पढ़ेंगे, यानी कि मीडियम क्या होता है और किस किस सोर्स से कितने टाइप के साउंड्स होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आता है, ये पढ़ना है आपको। तो ये कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके फिजिक्स में दे रखे हैं। कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं, कुछ ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे लाइटनिंग वगैरह है, स्टॉर्म वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। अब देखिए पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो वही सेम जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी का पढ़ा था वैसा ही सिमिलर है, बस आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। सो यहाँ पे पीजीटी सब्जेक्ट में आपका 180 मार्क्स की वेटेज होगी। सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगी 20 मार्क्स की होगी। ओके, करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे, और करंट अफेयर्स भी आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और बार बार मुझे अपना नाम भी बताना नहीं पड़ेगा। इसके बाद में आपको देखिए रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगी और पैडागोजी आएगी। रीजनिंग जो है वो 5 मार्क्स की आएगी, कंप्यूटर 5 मार्क्स वेटेज होगी, और पैडागोजी जो है 40 मार्क्स होगा। 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पैडागोजी अच्छा है ना तो मतलब आप में टीचर बनने की क्वालिटीज़ है। तो पैडागोजी के लिए भी आप हमें फॉलो करिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारी टीम आपके लिए अभी कंटेंट प्रिपेयर करने में लगी हुई है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा सकती है। तो ये आपका फिजिक्स का हुआ। आगे देखिए सिलेबस में और पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं पीजीटी के लिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, ये सब चीज़ें आपके 11th के टॉपिक्स है, 12th के टॉपिक्स है। तो सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको कवर अप करना है। और 10th और 12th ही नहीं, बाकी के जो सेक्शंस है आपके 6, 7, 8, तो ऐसे आपको कंप्लीट एनसीईआरटीज़ को कवर अप करना है। मैं आपके लिए कंपाइलेशन लेकर आऊँगी जहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। उसके साथ में लॉज ऑफ मोशन करना है, वर्क पार एनर्जी है, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ये सब चीज़ें करनी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड की पढ़नी है, ऑसिलेशन और वेव्स हैं, थर्मोडायनामिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है।
कुछ टॉपिक्स हैं ये आप लिख लीजिएगा, आपका मन करे तो, नहीं लिखना तो आपको यहाँ पे पीपीटी जो है पीडीएफ जो है ना वो मिल जाएगी। इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अपने आप में ना टफ टॉपिक्स हैं, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आपको पढ़ने में हेल्प करी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को आपको कवर अप करना है। और इवन ना आपको वेटेज भी बताएंगे कि ये टॉपिक से मोस्टली प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक दो टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं, टाइम कम है, प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, तो वो भी आप स्मार्टली डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा ऑप्टिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर पढ़ना पड़ेगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये सब टॉपिक जो है ना ये आपके पास में फिजिक्स के टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है द सॉफ्टनेस ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स, मतलब किसी भी जो ध्वनि है ना उसकी सॉफ्टनेस, मतलब एज आई टोल्ड यू कि जो साउंड है ना वो आपके लिए सॉफ्ट भी हो सकता है, इरिटेटिंग भी हो सकता है कुछ सुनने में आपको बहुत अच्छा लगे, और कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत इरिटेट करती हो, कोई आवाज़ कोई साउंड बहुत इरिटेटिंग हो। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टनेस जो साउंड वेव की है उसको आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड से, आयाम से, स्पीड से, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, किससे आप साउंड की सॉफ्टनेस, रिजिडिटी या हार्डनेस नहीं, शार्पनेस नहीं पूछ रही, सॉफ्टनेस, तो किससे करेंगे, एम्पलीट्यूड से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड है, यानी कि आयाम है। ये देखिए लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट इन द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। आपको ना यहाँ पे एक ऐसे फॉर्मूला दे रखा होगा और इसमें ना नंबर ऑफ कंपाउंड्स को आपको कैलकुलेट करना है। चलिए पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दे रखा है, इस कंपाउंड को लिखते हैं, क्या दे रखा है, MgSO4। Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, SO4 मतलब सल्फेट, और ये क्या है, वाटर है। अब इसमें आपको क्या कैसे कैलकुलेट करना है, ये देखिए क्या बताना है आपको, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए ना, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम है 1 है, ठीक है, फिर सल्फर है कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 हो गया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 7, और ये कितना हो गया आपके पास में 2 और 1 यानी कि 3, तो यहाँ पे आपके पास में आया 21, 4, 5 और 6, तो ये कितना बन रहा है आंसर 27। यहाँ पे आपको मैथ्स भी लगानी है, कैलकुलेशन भी करनी है, और फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं। वेल ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का था, तो आपको वहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं, सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। नेक्स्ट, आज के हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, टॉपिक भी खत्म हो गया है। एक बार फिर से मैं आपके लिए अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आप SSC GD के लिए हमसे जुड़िए। आपके लिए स्पेशल मैराथन लेकर आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक वो मैराथन चलेगी, और उस मैराथन में आपको मुझसे जुड़ने का टाइम मिलेगा सुबह 8 बजे, 8 AM। देख रहे हैं ठंड कितनी है, और सुबह 8 बजे आपके लिए मैं यहाँ पे लाइव क्लास में हूँगी। तो आपको मुझे सपोर्ट करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लाइव आना है, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए। ओके, सो आप हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करिएगा। सुबह 8 बजे सुबह 6 बजे खाने को लेके बैठ जाइएगा, पूरा दिन मस्त खाते पीते रहिएगा और बस अपना पढ़ते रहिएगा। सो 8 से 10 बजे जो हमारी मैराथन चलेगी, जिसमें पिस्टन सर होंगे लाइव, मनीषा मैम यानी कि मैं, विकास सर, अमन सर, पूनम मैम, कपिल सर, विनीत सर, आपको GD की कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी। और अगर आपको आती हैं चीज़ें, कुछ नए कंसेप्ट्स भी पता चलेंगे, और अगर आपको सब कुछ ही आता है तो आपकी एक स्पीडली रिवीजन हो जाएगी कंसेप्ट्स की। ओके, सो इसके साथ साथ में आपको हमें KVS के लिए ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पे रखा गया है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करिएगा, और जो आपकी सरकारी नौकरी है ना उसको पक्का कर लीजिए 2025 में, बस करके दिखा दीजिए कुछ बहुत बड़ा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब। और आप हमें यहाँ सब जगह फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको टेलीग्राम रेकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लास अपडेट्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी आप हमें यहाँ सब जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब जहाँ पे ये लेक्चर चल रहा है, इसको आपको सब्सक्राइब करके जाना है, मेरे प्लस लिखने का मतलब है कि सब्सक्राइब करके जाना है। इसके अलावा फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और यहाँ सब जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सबके एग्जाम के लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेरी तरफ से गुड लक, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।